चलो आईबीसी का जो है क्विक रिवीजन करते हैं। कुछ मैं बेसिक बात बोलूँ कि इंसॉल्वेंसी देखो ट्रीटेबल होती है, अनट्रीटेबल होती है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट जो है तुम्हारी कम है। अब वो ट्रीटेबल होती है, अनट्रीटेबल होती है। ट्रीटेबल होती तो आईआरबी बन जाता है, अगर अनट्रीटेबल होगी तो एक तरीके से बैंक्रप्सी हो जाएगी, लिक्विडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन थोड़ी जो है एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो किन किन पे एप्लीकेबल है, कंपनीज पे एप्लीकेबल है। कंपनीज गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट, मतलब कंपनी स्पेशल एक्ट वाली उस पर कवर है, एलएलपी पे कवर है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट पे कवर है। तो सारी देखो कंपनी इंक्लूड एलएलपी, देखो एलएलपी पे कवर है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट पे कवर है। अब पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, इसका मतलब क्या है कि भैया आपने किसी कॉर्पोरेट डेटर को उधार दिया है, ठीक है, अब उसको आपको उससे पैसे लेने हैं, तो कॉर्पोरेट डेटर ने पर्सनल गारंटी दी है, तो पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर। तो पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म आ गई और इंडिविजुअल आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें एप्लीकेबिलिटी बोले आईबीसी उसने सभी की बात करके रख दी। तो देखो कंपनी का जिन्होंने पार्टनरशिप की फर्म की बात करी, और देखो ये जो है ये पर्सन ये भी तो इंडिविजुअल है ना, तो इसके अलावा दूसरे इंडिविजुअल बताएंगे। ठीक है, और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं लगता। ठीक, अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि ये कवर नहीं करता, मतलब कॉर्पोरेट पर्सन में जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं आते, कॉर्पोरेट डेटर में एक तरीके से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं आते। तो कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, जो भैया फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस। ठीक है, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये सब ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये नहीं आएंगे इधर। ठीक है, अब कॉर्पोरेट पर्सन एक्सक्लूड दिस। अब बोल कर रखा है देखो एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी कौन सी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वाली, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट वाली, जिसका असेट बेस 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो आ जाएगा। अभी आपने बोला कि एनबीएफसी नहीं आएगा, देखो अपन ने बोला बैंक नहीं आएगा, ठीक है, पर इधर बोला एनबीएफसी जिसमें विच इंक्लूड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, विच इंक्लूड, तो एनबीएफसी के साथ ये भी आ गया। ठीक है, तो विच इंक्लूड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अब वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर असेट साइज जो है 500 करोड़ या मोर है, लास्ट ऑडिट बैलेंस शीट, तो उनको जो है आईबी से लग जाएगा, मतलब एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होते, मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब एनबीएफसी विच इंक्लूड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट की बात करके रखिए, एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो है, देखो एनबीएफसी कैन बी कॉर्पोरेट डेटर लिखा हुआ है ना, एनबीएफसी कैन बी कॉर्पोरेट डेटर। अब देखो डिफ़ॉल्ट की बात करें तो भैया 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट हो तभी जो है वो अप्लीकेबल होगा। अब देखो कुछ बात है कि जो है अभी मैं आपको बताता हूँ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है। देखो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोला मैंने, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं मतलब बात ये है कि ये क्लेम इनके ऊपर आता है। देखिए ये कमेटी बनाते हैं, देखो इनमें से कोई एक जो है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कमेटी, ठीक है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और मॉनिटरिंग पीरियड में यही बिजनेस को रन करते हैं, और जब मॉनिटोरियम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद बिजनेस रन करके इनफैक्ट ये जो है बाद में लिक्विडेटर भी बन जाते हैं। ठीक है, या अगर बैंक्रप्सी हो रही है तो बैंक्रप्सी ट्रस्टीज भी बन जाएंगे। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन जो है बहुत सारे काम कर लेता है। अब देखो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी एक डेटा बैंक होगा। डेटा बैंक होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देती है, जो कलेक्ट करता है, कोलेक्ट करता है और डिसेमिनेट करता है। कलेक्ट कोलेक्ट डिसेमिनेट, ठीक है, वो कलेक्ट करता है, कोलेक्ट करता है, डिसेमिनेट करता है। ठीक है, तो कलेक्ट करता है कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है, और इन्फॉर्मेशन को जो है यूज़ करता है इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन में। बैंक्रप्सी आपको पता होता है कंपनी में बैंक्रप्सी बोला जाता है, तो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन में। तो ये एक डेटा बैंक है, ड्यू टू विच अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफॉल्ट, तो एक डेटा बैंक है। ठीक है, तो डेटा बैंक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफॉल्ट पता चल जाता है, इधर सारी इन्फॉर्मेशन इधर रहती है। और अगर आपको याद हो तो कॉर्पोरेट एप्लीकेशन की जो भी एप्लीकेशन रहती है तो उसमें डिफ़ॉल्ट बताना रहता है ना, तो डिफ़ॉल्ट के लिए यहीं से तो रिकॉर्ड ले जाते हैं। बात दी कॉर्पोरेट डेटर की, तो कॉर्पोरेट डेटा देखो इसमें समझो, कॉर्पोरेट डेटा का मतलब क्या होता है, हु ओन्स अ डेप्ट, जिसने उधार लिया है और जिसको जो है पैसे देना है। ठीक है, अब वो फाइनेंशियल डेप्ट लिया हो, ऑपरेशनल डेप्ट लिया हो, तो फाइनेंशियल डेप्ट लिया तो सामने वाला फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है अपने राइट को, जो पैसे लेने का राइट है उसका, वो उसको किसी को लीगली असाइन भी कर सकता है, तो असाइनमेंट की डीड ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, असाइनमेंट की डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। वैसे ही ऑपरेशन डेप्ट के लिए भी है कि वो लीगली असाइन और ट्रांसफर भी कर सकता है। देखो कॉर्पोरेट डेटा और सिक्योर क्रेडिटर में ऐसा है कि कॉर्पोरेट डेटर पैसा लेता है, ठीक है ना, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट देता है, और कॉर्पोरेट डेटर में एलएलपी भी आता है। ठीक है, तो वो डेट टू क्रेडिटर होता है, और जो क्रेडिटर होता है टू होम, मतलब कि जिसे डेप्ट ओव्ड है, तो उसका राइट है, क्लेम करने का राइट है उसके पास। तो अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया, डिफ़ॉल्ट अभी अपन पढ़ेंगे, डिफ़ॉल्ट किया तो उसको क्लेम करने का राइट है, तो इधर से डिफ़ॉल्ट होगा, उधर से क्लेम करने का राइट होगा। देखो कॉर्पोरेट डेटा सिक्योरिटी इंटरेस्ट देता है, तो कॉर्पोरेट डेटा सिक्योरिटी इंटरेस्ट देता है,
ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी को क्या है, आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है सिक्योर कर सकते हो अपना पेमेंट, ठीक है। तो सिक्योर कर सकते हो पेमेंट, पर परफॉर्मेंस गारंटी इधर नहीं आता। अब देखो क्लेम की बात है तो अपन क्लेम की कुछ बात समझते हैं। क्लेम का मतलब क्या होता है, समझो। क्लेम क्या है कि आपको जो है सबसे पहले पेमेंट लेने का राइट है, राइट ऑफ पेमेंट, ठीक है। राइट ऑफ पेमेंट लेने का राइट है। क्लेम है ना, तो आपको पेमेंट रिसीव करने का राइट है। पेमेंट का राइट है मतलब पेमेंट रिसीव का राइट है, ठीक है। या तो आप रेमेडी रिसीव कर लो, तो पेमेंट का राइट है, या आपको रेमेडी का राइट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच भी हुआ है तो ये रेमेडी हो गई, ठीक है। अब वो ये कि पेमेंट लेने का राइट है, वेदर और नॉट। देखो मेरे को पेमेंट लेने का राइट है, अब वेदर और नॉट वो राइट रिड्यूस्ड है, वो राइट जो है रिड्यूस्ड है, ठीक है। राइट इज रिड्यूस टू जजमेंट फिक्स्ड मैच्योर अनमैच्योर, रिड्यूस्ड है अनरिड्यूस्ड है, ठीक है। फिक्स्ड मैच्योर्ड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टू रिड्यूस, ठीक है। फिक्स्ड मैच्योर्ड डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, कैसा भी राइट है, पर देखो राइट है, ठीक है। अब देखो क्या है, राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, अब तेरे को रेमेडी लेने का राइट है, ठीक है। इफ ब्रीच गिव राइट्स टू द पेमेंट वेदर और नॉट सच राइट इज, अब भले ही वो राइट रिड्यूस अनरिड्यूस्ड हो, मैच्योर्ड अनमैच्योर्ड हो, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड हो, लीगल इक्विटेबल हो, जो भी हो सारे राइट। कॉर्पोरेट पर्सन की बात करें तो इसमें होगा कि कॉर्पोरेट में जो है देखो आ गया ना फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी जो है वो आ गया, LLP हो गया। अदर पर्सन, ठीक है, जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है तो होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एंड शेल नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो कॉर्पोरेट डेटा के बारे में बात करें, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता, फिर अपन ने पढ़ा था कि बैंक हो जाता है, ठीक है। सॉरी वो अपन ने इस केस में नहीं पढ़ा था, सॉरी फिर अपन ने पढ़ा था ना कि NBFC जो है, NBFC जो है कैन बी कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। NBFC इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन कॉर्पोरेट पर्सन, ठीक है। NBFC इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, NBFC कैन बी कॉर्पोरेट डेटर। तो कॉर्पोरेट NBFC कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी था, ARC म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये सब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो ये जो बोल रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ये इंक्लूड नहीं करते, मतलब ये NBFC को तो इंक्लूड करते थे, बच्चों को इंक्लूड नहीं करते। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी और ARC म्यूचुअल फंड, CII। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या होता है, तो कॉर्पोरेट डेटा का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट पर्सन जिसने डेप्ट ओन करा है, ये अपनी बात थी, कॉर्पोरेट पर्सन हु ओन्स अ डेप्ट, ठीक है। क्रेडिटर मतलब कि टू हुम डेप्ट इज ओन, जिसको डेप्ट, और डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट अपनी भैया लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, विच इज़ ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है। वो फाइनेंशियल डेप्ट भी हो सकता है, ऑपरेशनल डेप्ट भी हो सकता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट मतलब कि तुमने डेप्ट का पेमेंट नहीं किया, ठीक है, डेप्ट का पेमेंट नहीं किया, नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, ठीक है। अब वो तुमने होल नहीं करा हो या पार्ट नहीं करा हो तो ये नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट होता है। तो ड्यू था, ठीक है, तो नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, और होल और पार्ट, ठीक है। तो नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट when whole or part of the installment of the amount has become due, तो ड्यू था एंड पेबल, ड्यू एंड पेबल, ठीक है। ड्यू एंड पेबल था और आपने उसको पे नहीं करा, ड्यू एंड पेबल था और आपने उसको जो है पे नहीं करा। देखो इंसॉल्वेंसी बोला है तो बोला कि मेयर इंसॉल्वेंसी कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। इंसॉल्वेंसी इसका मतलब ये नहीं है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का तब तो सिर्फ ये होता है कि भाई ड्यू था कुछ पेमेंट और तुमने वो पेमेंट नहीं करा। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी ज़्यादा एसेट कम है, दैट डजंट मीन कि कुछ ड्यू था और मैंने उसको पे नहीं करा। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, पर इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट की डेफिनेशन तो अलग अलग ही है ना। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड सबसे पहले अपन वो बैलेंस शीट के अगर आइटम देखें तो रिकॉर्ड ऑफ डेप्ट ऑफ द पर्सन, कितना उधार है। लाइबिलिटीज व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट, तो लाइबिलिटीज व्हेन द पर्सन इज सॉल्वेंट, द रिकॉर्ड ऑफ लाइबिलिटी। तो डेप्ट लाइबिलिटी अब असेट आ जाना चाहिए जिसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करी है। तो ठीक है ना, मैंने उधार लिया है ना, तो डेप्ट ऑफ द पर्सन मेरी क्या क्या लाइबिलिटी है टोटल और सिक्योरिटी क्या इंटरेस्ट में है, ये सारी सिक्योरिटीज बता दी मैंने इधर। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन है। इंस्टेंसेस ऑफ डिफॉल्ट की अगर कुछ मैंने इंस्टेंसेस ऑफ डिफॉल्ट करे हैं तो इंस्टेंसेस ऑफ डिफॉल्ट भी आ जाएंगे। तो डेप्ट है, लाइबिलिटी है, असेट है जिसके ऊपर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट है, इंस्टेंसेस ऑफ डिफॉल्ट उसकी भी एंट्री है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। साथ ही बात कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की, अभी अपने कॉर्पोरेट पर्सन बढ़ लिया, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी देख लेते हैं। अब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में देखो कॉर्पोरेट डेटा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसमें कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में एप्लीकेंट है, कॉर्पोरेट डेटा आएगा, इनफैक्ट कॉर्पोरेट डेटा के जो है मेंबर पार्टनर आ जाएंगे। हो सकता है कॉर्पोरेट डेटा में जो है एंटिटी हो तो उसके मेंबर पार्टनर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो पर्सन मैनेज कर रहा है ऑपरेशन और रिसोर्सेज, अभी इधर बोल के रखा है कि इंडिविजुअल जो है वो मैनेज कर रहा है ऑपरेशन रिसोर्सेज। अब ये इंडिविजुअल है ऑपरेशन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, तो ऑपरेशन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस और रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, और एक जो फाइनेंशियल अफेयर्स को देखता है। तो ऑपरेशन और रिसोर्सेज और फाइनेंशियल अफेयर्स ये अलग है, ठीक है। तो जो कंट्रोल करता है फाइनेंशियल अफेयर्स को, सबके सब अपने जो है एप्लीकेंट है। तो कॉर्पोरेट गारंटर क्या होता है, तो ये भी एक कॉर्पोरेट पर्सन ही है, ठीक है। तो जो श्योरिटी है, ठीक है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी,
ठीक है, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर, ये श्योरिटी है। डिस्प्यूट की बात अपन ऑपरेशन क्रेडिटर में देखेंगे। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है कि भैया तुम्हारे पास डेब्ट है, ठीक है, एक अमाउंट। डिस्प्यूट क्या होता है? सूट ना। सूट किस रिस्पेक्ट में? अमाउंट के रिस्पेक्ट में, क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, ब्रीच ऑफ वारंटी के रिस्पेक्ट में। भैया अमाउंट है, ठीक है, ठीक है, यह अपना अमाउंट है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, राइट। द अमाउंट है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एंड ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी है। द अमाउंट है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी है, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी, तो अमाउंट ऑफ डेब्ट है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। देखो अमाउंट के रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट रिलेटिंग टू, सूट रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वारंटी। अब देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है? जिसको फाइनेंशियल डेप्ट ओड है, टू होम फाइनेंशियल डेप्ट ओड, हमको उसको पे करना है, टू होम फाइनेंशियल डेप्ट इज ओड, ठीक है। और वही पर्सन होता है जिसको लीगली असाइन और ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। टू होम फाइनेंशियल डेप्ट इज ओड, तो अब हम फाइनेंशियल डेप्ट की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल डेप्ट में डेप्ट जो है इंटरेस्ट के साथ देखा जाता है। पैसे मैंने कुछ बोरो करे हैं अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो पैसे भी इधर आ जाते हैं। और तुमको याद हो तो भले ही जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी होगा तो क्या पैसे तो जाते ही है ना प्रीमियम के रूप में, तो भी इधर आएगा। मतलब तुम ले रहे हो, दे ज़्यादा रहे हो, तो मतलब वो सब इधर आ जाएगा। कोई नोट परचेस, ठीक है, अमाउंट रेज करके रखा है आपने नोट परचेस फैसिलिटी से, ठीक है, एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी से ले देखिए आपने फाइनेंशियल डेप्ट लेके रखा है, उधार लेके रखा है, ठीक है, आपने बैंक बॉन्ड इशू करके। द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट विच इज डीम्ड एज फाइनेंस लीज अंडर इंडियन एज। तो भाई लीज लाइबिलिटी तुम्हारे पास, सिंपल सी बात। तो लीज पे कुछ सामान होगा तुम्हारा जो है लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज और हायर परचेस। हायर परचेस से तो एंड टू एंड पे करना पड़ेगा, और लीज है तो लीज लाइबिलिटी है तुम्हारी। इसमें जो है ऑपरेशनल लीज नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑपरेशनल लीज जो है वो नहीं आती। कुछ रिसीवेबल्स थे, ठीक है, रिसीवेबल्स थे जो डिस्काउंट पे सोल्ड करे। सुनो, जो रिसीवेबल है जो सोल्ड और डिस्काउंट अदर देन द रिसीवेबल सोल्ड ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस, मतलब कि अदर देन रिसीवेबल सोल्ड ऑन, अगर को कुछ रिसीवेबल जो है मैंने भाई नॉन रिकोर्स बेसिस पे, मतलब कि मैंने सोल्ड कर दिया, अब मेरे को जो है बैड डेप्ट की अब दिक्कत वही झेलेगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो है, ठीक है, तो रिसीवेबल सोल्ड करे हैं, जैसे 1000 जो है कुछ रिसीवेबल थे मैंने 800 में सोल्ड करे हैं, पर वो नॉन रिकोर्स बेसिस पे नहीं है, मतलब कि रिकोर्स वाले बोल सकते हैं डेट रिसीवेबल। और कुछ पैसे जो है रेस करे हैं अंडर अदर ट्रांजेक्शन। तो आपने जो है मनी रेस करा है, देखो अभी आपने बोला डेप्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी है, नोट परचेस फैसिलिटी है, आपने बॉन्ड इशू करके पैसा रेस किया है, ठीक है, फिनेंस लीज है, कैपिटल लीज है, हाई परचेस लाइबिलिटी है, ठीक है, रिकोर्स वाले रिसीवेबल है जहाँ पे आप जो है बैड डेप्ट रिस्क बियर कर रहे हो। जो मनी रेस हुआ है किसी अदर ट्रांजैक्शन में जिसका कमर्शियल इफेक्ट है बोरिंग का, तो मनी रेस हुआ है किसी अदर ट्रांजैक्शन में जिसका कमर्शियल इफेक्ट है बोरिंग का, तो मनी रेस जो है अदर ट्रांजैक्शन में जिसका कमर्शियल इफेक्ट है बोरिंग का, तो मनी रेस करे अदर ट्रांजैक्शन मतलब किससे? तो फॉरवर्ड सेल और परचेस एग्रीमेंट से भी हो सकता है, ठीक है, फॉरवर्ड सेल परचेस एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो जिसका कमर्शियल इफेक्ट है अदर ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग फॉरवर्ड सेल परचेस एग्रीमेंट और अदर ट्रांजैक्शन का हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग लिख के रखा है। हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग मतलब वही है, हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग कि अलॉटेड ने जो है पैसे रेस करके रखे होम बायर से, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है डेवलपर ने अलॉटेड से जो है रेस करके रखे हैं फंड, होम बायर है, तो कमर्शियल इफेक्ट है बोरिंग का। तो कमर्शियल इफेक्ट है बोरिंग का डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है, तो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन इंटर इनटू, तो रेट से फ्लक्चुएशन होने के लिए, प्राइस से फ्लक्चुएट होने के लिए डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में एंटर होते, तो ओनली द मार्केट वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन की मार्केट वैल्यू लो, ठीक है। फिर एक आती बात काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी इंडेमनिटी बॉन्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन इंसॉल्वेंसी जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है वो कमेंसमेंट डेट के एक्स्ट्रा सीजन के लिए अंदर खत्म हो जाते हैं, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज। और आपको पता है कि 90 डेज में फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, तो समझो वो 66% की वोटिंग पावर से 90 डेज में एक्सटेंड हो सकता है। टोटलिटी में 300 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। अब देखो ऑपरेशन डेप्ट जिसको ओन करते हैं और जो लीगली असाइन करके रखा ऑपरेशनल डेप्ट, तो वो भी इधर ऑपरेशनल क्रेडिटर में आते हैं। ऑपरेशनल डेप्ट का मतलब क्या है कि आपने सामने वाले सर्विसेज ले ली है। ऑपरेशन डेप्ट का मतलब कि आपने सर्विसेज ले ली पर आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सामने वाले के लिए क्लेम है, डेप्ट मतलब सामने वाले के लिए तो क्लेम है ना, उसको लेना है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो उसने गुड्स एंड सर्विसेज तुमको दी होगी इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अ डेप्ट ड्यू और ठीक है, तो एक तो क्लेम है कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज आपको दी है इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज इन एम्प्लॉयमेंट दी है, ये हो गया। और एक होता है कि भैया पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइज अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है, तो जो है स्टैट्यूटरी ड्यूज हमको पे करना बचा हुआ है वो भी ज़्यादा था ऑपरेशनल डेप्ट में। तो क्लेम है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लेम है, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भैया मैंने दिए है गुड्स सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दी है, तो एक तरीके से जो है
क्लेम बनता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है ड्यूज़ है, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि पेमेंट ऑफ ड्यूज़, आपको ड्यूज़ पे करना है राइजिंग अंडर एन लॉ फॉर टाइम इन फोर्स। और ड्यूज़ किसके भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, किसके भी हो। अब रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वो होते हैं जो इंडिविजुअली जॉइंटली जो है एक रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं, तो जो है एक रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। रिजोल्यूशन प्लान में रिस्ट्रक्चर के प्रोविजन, मर्जर, एमलगमेशन के, मर्जर, डीमर्जर के, इन सबके प्रोविजन हो सकते हैं। और रिजोल्यूशन प्लान जो सबमिट होता है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट होता है, कोई सीओसी को सबमिट नहीं होता, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को होता है। तो रिजोल्यूशन प्लान जो भी है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट होता है, वो सीओसी को सबमिट नहीं होता। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है, आईपीए के लोग होते हैं, ठीक है। और रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है, रिजोल्यूशन प्लान है, ठीक है। देखो प्लान में इंक्लूड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट डेटा की, कॉर्पोरेट डेटा का रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, ये हो सकता है तुम्हारा प्लान। मर्जर, एमलगमेशन, डीमर्जर, ये हो सकता है। देखो फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर, मैंने बोला था कि वो कॉर्पोरेट डेटा के रिस्पेक्ट में देंगे, तो फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर पे ये लगता है, ये नहीं लगता है, एनबीएफसी पे लगता है। फिर अपन ने पढ़ के रखा है कि देखो आईबीसी कंप्लीशन है जो एडमिशन के 180 डेज के अंदर, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज, ठीक है, वो हो जाता है, ठीक है। तो एडमिशन के 180 डेज में विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज, और वो जो है, और यही जब फास्ट ट्रैक होता है तो ठीक है, तो 90 डेज विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 45 डेज, ठीक है। अब एडमिशन के 180 डेज में विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज है, और 90 डेज भी जो है 66% के इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 66% के सीओसी जो है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, 66% सीओसी इंस्ट्रक्ट करते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है। वोटिंग पावर ऑफ 66% इंस्ट्रक्ट करते रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, फिर वो जो है एप्लीकेशन देता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि चलो आप ऐसा है डेट को एक्सटेंड कर दो। अब ऐसा है कि 180 डेज विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज, साथ ही साथ वो मैंडेटरी कंप्लीट हो जानी चाहिए 330 दिन में, जिसमें एक्सटेंशन और टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग ये सब नहीं आता है। तो कुछ एक्सटेंशन है, कुछ टाइम लिया गया है लीगल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, तो एक्सटेंशन नहीं आता, और टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स वो जो है इसमें इंक्लूड होते हैं 330 दिन में, ठीक है। तो कि एक्सटेंशन और ये जो एक्सटेंशन है वो तो इंक्लूड है ही, और जो टाइम जो लीगल प्रोसीडिंग्स में लगेगा वो सब इंक्लूड करके बोला जाता है कि 330 दिन में कंप्लीट कर दो। और लीगल प्रोसीडिंग भी विथ रिस्पेक्ट टू रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है कर दो पेमेंट, वो इतने दिन में जो है सॉल्व कर दो। कुछ पॉइंट है जैसे कि एप्लीकेशन का है, इनिशिएशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा एप्लीकेशन, आप कौन इनिशिएट कर सकता है, तो कॉर्पोरेट डेटर बोला है, वैसे इधर एप्लीकेंट आना था तो कॉर्पोरेट डेटर बोला है। अब एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, देखो सिंपल से आते हैं कि इधर हिमसेल्फ वो तो खुद से ही फाइल कर सकता है, या जॉइंट विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब वो जो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर है, भले ही जो देखो जो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिसके रिस्पेक्ट में डिफॉल्ट हो नहीं हो, ठीक है, वो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी डिफॉल्टेड हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी है, तो डिफॉल्टेड हो या जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं हो, जो भी है, या फाइनेंशियल क्रेडिटर की बिहाफ पे कोई भी पर्सन हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, जिसको अपन बोलते हैं गेट, गार्डियन, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, ठीक। और ट्रस्टी में डिवेंचर ट्रस्टी भी आते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी पर्सन को ऑथराइज करके रखा है तो वो भी एप्लीकेशन दे सकता है। अब जो भी है वो एप्लीकेशन तो दे रहा है, डिफॉल्ट तुम्हारा 1 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो। और इंक्लोजर आपको कुछ रखने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फीस के साथ कुछ इंक्लोजर देने पड़ेंगे। इंक्लोजर में बोल के रखें, इंक्लोजर में ओडीआई होता है इंक्लोजर। अब देखो डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट, अब देखो फाइनेंशियल डेप्ट ना नॉट ओनली एप्लीकेंट को लेकर ही, पर अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी सिर्फ एप्लीकेंट का ही नहीं देखते हैं, मतलब एप्लीकेंट का तो देखते ही है, पर सिर्फ एप्लीकेंट का ही नहीं देखते, एप्लीकेंट के साथ दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी देखते हैं। मतलब इधर 80,000 का डिफॉल्ट हो गया, दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर का 30,000 का डिफॉल्ट हो गया, तो साथ में मिलकर एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक, ठीक है। तो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डिफॉल्ट क्या है, तुम इंक्लूज क्या करोगे एप्लीकेशन में, ओडीआई। तो ओडीआई में क्या होता है, जैसे अपने अदर इन्फॉर्मेशन मतलब कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ने किसी को डीड असाइन कर दी, क्या लीगली असाइन ट्रांसफर कर दिया क्या, तो असाइनमेंट की डीड, डी से डिफॉल्ट के रिकॉर्ड्स, वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, और अदर रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और आई से इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन, अब जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन का नाम, ठीक है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन का नाम जिसका अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं, उसका भी नाम दे दो। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशन, ठीक है, जो एक्ट होगा एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जिस कैन भी एक्ट एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे दो। अब देखो प्रोसेस क्या है, तो आपने एप्लीकेशन दी, ठीक है, और विद इन 14 डेज ऑफ द रिसीव वो एसेटन करेगा एक्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट की, क्या डिफॉल्ट है कि भी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड से देखेगा, अदर रिकॉर्ड से देखेगा, ठीक है, तो ऐसे देख के रखा है वो एसेटन द एक्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, उसको लग रहा है सेटिस्फाई कि डिफॉल्ट ऑकर है, तो फिर वो एडमिट कर देगा सारी एप्लीकेशन, और डिफॉल्ट कभी ऑकर नहीं हुआ है तो वो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। पर देखो बिफोर रिजेक्ट करने के पहले जो है वो एक नोटिस देगा एप्लीकेंट को, भाई एप्लीकेंट को नोटिस देगा कि देखो मैं रिजेक्ट तो कर रहा हूँ, तो तुम जो है तुमको नोटिस दे रहा हूँ कि तुमको डिफेक्ट रेक्टिफाई करना कर दो, ठीक है, विद इन 7 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ठीक है, आप जो है इसको ठीक कर लो, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्ट हो गई तो वहाँ से जो है अपना इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चालू हो जाएगा।
ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है शेयर कम्युनिकेट, अब देखो कम्युनिकेशन की बात है कि उसने एप्लीकेशन एडमिट कर दी, साथ साथ कम्युनिकेट कर देगा कि 7 डेज ऑफ एप्लीकेशन में, 7 डेज ऑफ एडमिशन में वो जो है 7 डेज, विद इन 7 डेज वो जो है कम्युनिकेट कर देगा। दी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, तो देखो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। अब यही इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर में भी होगा। देखो अपन सब देख चुके हैं। अब देखो एक चीज़ ये है कि एप्लीकेशन करने का जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर मॉडिफाई नहीं कर पाएगा क्लेम को। तुमको क्लेम अगर करने हैं ना, ठीक है, वो पब्लिक अनाउंसमेंट से कर दो, आप तुम मॉडिफाई नहीं कर पाओगे क्लेम। अब जो है देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी जो है अब उधर भी डिफॉल्ट होता है, ऑन द ऑपरेशन डिफॉल्ट, जैसे डिफॉल्ट हुआ ये डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं देगा इंक्लूजर के साथ फिनेंशियल वो कॉर्पोरेट डेटर को, या नहीं सॉरी एप्लीकेशन नहीं देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ये सबसे पहले जो है डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ नोटिस, देखो डिफॉल्ट जैसे हुआ तो वो डिमांड नोटिस जो है, और डिमांड नोटिस कि भैया देखो हम डिमांड कर रहे हैं तुमसे, पैसे दो हमको, और इनवॉइस की देखो हमने तुमको सामान बेचा है, ये देखो और ये डिमांड नोटिस है, अब हमको तुम पैसा दो, ठीक है। अब कॉर्पोरेट डेटर जो है वो 10 दिन में आपको रिस्पॉन्ड करे नहीं करे, जो भी है वो 10 दिन में आपको रिस्पॉन्ड करेगा, 10 दिन में आपको रिस्पॉन्ड करके बताएगा। देखो 2 तरीके उसके पास कि 10 दिन में आपको बोल दे अरे नहीं यार मैं पैसे नहीं पे करा क्योंकि तो ये है डिस्प्यूट है, मैंने केस करके रखा है, डिस्प्यूट है, तो पैसे नहीं पे, देखो या तो बोलेगा पैसे नहीं पे करे, या तो जो है पैसे पे करे, ठीक है। वो नहीं पे करेगा या पे करेगा जो भी है, पर वो बताएगा। तो जैसे ही डिमांड नोटिस इश्यू हुआ 10 दिन के अंदर वो बताएगा, क्या बताएगा कि देखो ये देयर इज एन एक्सिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, कि हमारे पास तो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट है, और ठीक है, और पेंडेंसी ऑफ सूट है, या तो हमने सूट फाइल करा है जो भी है, और ये सब है बिफोर द रिसिप्ट है। ऐसा नहीं कि आपने हमको डिमांड नोटिस दिया उसके बाद मैं आपको डिस्प्यूट का बता रहा हूँ, नहीं ये तो मैंने पहले ही दायर कर दी थी आपको, ठीक है, इसलिए मैंने पे नहीं करा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो मेरे को जो है नोटिस वोटिस दिया उसके बाद मेरे को बचने के लिए मैंने डिस्प्यूट दायर कर दिया, ऐसा नहीं, मैं पहले ही दायर करके रखा था। जब तो ऐसा बोलते हैं कि डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट अपने पता है कि अमाउंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, क्वालिटी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है, और ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन वारंटी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। ये बोलते हैं डिस्प्यूट है, ठीक है। तो सूट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, और ऐसा हो सकता है कि भैया तुमको पे ही कर दे 10 दिन के अंदर, पे कर दे कि अच्छा हाँ आपने डिमांड करा, चलो हम आपको पे कर देते हैं, ठीक है। तो पे कर रहे हैं तो आपको कॉपी ऑफ एक तो पेमेंट का रिकॉर्ड आपको अटैच करके भेजना ही पड़ेगा ना, पे कर रहे हो तो कॉपी ऑफ रिकॉर्ड जो है वो पेमेंट के साथ अटैच करके भेजना। अब देखो पर अगर 10 दिन में ना तो उसने डिस्प्यूट के बारे में बताया, मतलब उसे रीज़न नॉन पेमेंट का पता नहीं है कि भैया डिस्प्यूट के कारण नहीं पे हो रहा है कि भाई क्या है, मतलब कि तुमने पेमेंट कर दिया है जो भी है, तो आप जो है ऐसे कर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 डेज, ठीक है, आफ्टर डेट 10 डेज कम से वो डिलीवरी जो नोटिस की डिलीवरी करना, भाई पेमेंट ही नहीं आया उसको, तो ना तो पेमेंट आया ना तो डिस्प्यूट के बारे में जानकारी, ताकि जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। तो ऐसे केस में जो है एप्लीकेशन दे दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एप्लीकेशन जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देंगे, तो देखो फटाफट क्या क्या देंगे। सबसे पहले देखो डिफ़ॉल्ट क्या है, तो डिफ़ॉल्ट क्या है, तो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड की कॉपी दे देंगे, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन देनी तो वो ओडीआई तो आएगा अदर इन्फॉर्मेशन की, और इसमें आई जो है आई ऑपरेशन इच्छा पे, ठीक है, तो नेम ऑफ आईआरपी जो है आपकी इच्छा पे, ठीक। बाकी जो एक फ्लो है कि भैया देखो मैंने डिमांड नोटिस भेजा तो डिमांड नोटिस की कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजा तो उसकी कॉपी, ठीक है। अब सामने वाले से रिवर्ट नहीं आया तो मैं एफिडेविट सबमिट करूँगा, ठीक है, कि एफिडेविट आएगा कि देखो सामने वाले से कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, कि नो नोटिस, डिमांड नोटिस के रिस्पेक्ट में कुछ बात ही नहीं हुई, डिमांड नोटिस ही नहीं आया, तो एक नो रिप्लाई बाय कॉर्पोरेट डेटर, एक मैं लिखूंगा क्या, देखो बैंक स्टेटमेंट देख लो मेरा, ठीक है, तो जो है क्रेडिटर का बैंक स्टेटमेंट दिखा देगा, तो बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा देगा, वो बोल देगा कि देखो यार आए नहीं पैसे, देखो पैसे ही नहीं है। अब देखो बैंक स्टेटमेंट कुछ इफ़ अवेलेबल है, देखो ये इफ़ अवेलेबल है बैंक स्टेटमेंट, देखो बैंक स्टेटमेंट लिखाना जरूरी नहीं, अवेलेबल है तो दिखा दो। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से डिफॉल्ट के रिकॉर्ड ये तो सब अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। तो एक बैंक का स्टेटमेंट है, और इसके बाद जो है एक इफ़ अवेलेबल, और इफ़ अवेलेबल है एक तो जो है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड, ये ओडीआई से जो तुम डिफ़ॉल्ट बता रहे हो ना, ओडीआई से डिफ़ॉल्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी रिकॉर्ड, तो इसमें भी ऐसा है कि भैया अवेलेबल है तो बता पाऊंगा, अदरवाइज जो है मैं नहीं बता पाऊंगा, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मैंडेटरी इंक्लोजर्स नहीं है, तो इफ़ अवेलेबल लिखा है तो इसलिए मैंडेटरी इंक्लूजन नहीं है। अब देखो समझो, जैसे अपन ने पढ़ा था कि वो जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे अदर पर्सन भी जा सकते हैं, जैसे गेट, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। तो ऐसे ऑपरेशन क्रेडिटर जो है खुद भी जा सकता है, किसी एडवोकेट अटॉर्नी एजेंट को इनको ही बोल सकता है, ठीक है, और लिमिटेशन एक्ट इधर नहीं लगता, ठीक। अब ऐसा देखो कि अगर आप बाइंडिंग एक और पॉइंट था कि अगर आप बाइंडिंग आपके, ठीक है, बाइंडिंग आपके नोटिस आपने दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइंडिंग आपका नोटिस दिया है, आपको लग रहा है आईबीसी में आ जाओ, तो ऐसा करो कि आप डिमांड नोटिस कौन भेजे यार, डायरेक्ट आप अपन तो है जो एप्लीकेशन देते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को,
ठीक है, वो एप्लीकेशन देते काम हो जाएगा, ठीक है, वो 14 दिन के अंदर एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, जो भी नाटक है यही करेगा, ठीक है, और उसको अगर जो है बिफोर रिजेक्टिंग वो अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, टू रेक्टिफाई ठीक इन 7 डेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर वाइंडिंग अप का नोटिस दिया और अगर आपको IBC से चालू करना है तो आपको स्टार्टिंग से आना पड़ेगा, मतलब आपको पहले डिमांड नोटिस और वो कॉपी ऑफ इनवॉइस आपको कॉर्पोरेट डेटर को देना पड़ेगा और वो पूरी चेन चलेगी, ठीक है। अब आ जाती है इनिशिएशन ऑफ CIRP, ठीक है, CIRP का चालू होना। तो देखो, इनिशिएशन CIRP बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, इनिशिएशन। अब इनिशिएशन CIRP बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, देखो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोला है, कॉर्पोरेट डेटर नहीं बोला है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोला है, मतलब एप्लीकेशन कौन कर सकता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कर सकता है। और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है, कॉर्पोरेट डेटर जो पर्सन जो है फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करे, जो रिसोर्सेज ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। अब कॉर्पोरेट डेटा खुद से भी जा रहा हो तो भी डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटा हिमसेल्फ वो इनिशिएट कर सकता है IRP, वो खुद से ही IRP इनिशिएट कर सकता है। कॉर्पोरेट डेटा है वो जो खुद है, जो एप्लीकेशन इंक्लोजर के साथ मैच कर देगा। देखते एक तो अपन ने ODI पढ़ा था, इधर अपन पढ़ेंगे BIS क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी सबसे पहले, सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट, पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करेगा, ठीक है। BIS वो अपॉइंटमेंट, नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन, ठीक है। और S क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा इधर भैया, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर, और जो है रिजोल्यूशन ऑफ 3/4 ऑफ द पर्सन, रिजोल्यूशन इन फेवर ऑफ 3/4 ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो रिजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर, ठीक है, और रिजोल्यूशन पास बाय 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर। तो क्या बोल के रखा है, पास बाय रिजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर बोल के रखा है। तो कौन सा रिजोल्यूशन है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर है, और या तो रिजोल्यूशन पास बाय एटलीस्ट 3/4 इन द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर। तो एटलीस्ट 3/4 इन द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर इन्होंने रिजोल्यूशन जो है पास करके रखा है। जो भी है एप्लीकेशन इंक्लोजर के साथ जो है आपने सबमिट करी, वही 14 डेज में एडमिट करेगा, रिजेक्ट करेगा, जो भी है। पर देखो कोविड वाला अमेंडमेंट था, कोविड वाला अमेंडमेंट ये बोलता है कि 25/3/2020 के बाद से, ठीक है, 6 महीने तक आप भले ही डिफ़ॉल्ट हो, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। वो 6 महीने जो है एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। अब ये बोल के रखा है कि 24/9/2020 से, ये याद रख लो, 3 मंथ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन हुआ है कि 25 सितंबर 2020 से 3 महीने जो है फर्दर पीरियड कर दिया है, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो CIRP किसका होता है, कॉर्पोरेट डेटर का होता है ना। तो इनिशिएशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते, एप्लीकेशन करने की डेट इनिशिएशन की डेट होती है, सॉरी वो आप इनिशिएट नहीं कर सकते, मतलब आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ठीक है। बाकी जब एडमिट की डेट होती है तो वो CIRP के इनिशिएशन की डेट होती है, तो वो एप्लीकेशन देने की डेट को एप्लीकेशन डेट बोलते हैं। तो ये तो समझ में आएगा कि जो है कॉर्पोरेट डेटा को अगर खुद को ही अगर करना है अप्लाई, तो ऐसे केस में जो है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे, या जो है रिजोल्यूशन 3/4 ऑफ द पार्टनर का पास करे, ठीक। अब पर्सन जो इंटाइटल नहीं है वो भैया वो एप्लीकेशन नहीं देंगे, वो एप्लीकेशन देने की इंटाइटल नहीं है। वो लोग एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते जिनका खुद का CIRP चल रहा है। अरे भाई तुम्हारा खुद का CIRP चल रहा है तो एप्लीकेशन क्या दोगे तुम। तो कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग CIRP, ठीक है। तो जो खुद का CIRP चल रहा है तो एप्लीकेशन नहीं दोगे। तो तुम्हारा CIRP चल रहा है तो तुम क्या एप्लीकेशन दोगे, ठीक है। और दूसरा कि जब आप तुमने एप्लीकेशन करी ना, ठीक है, एप्लीकेशन करी उस टाइम को, ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड CIRP 12 मंथ प्रीसीडिंग दैट डेट, ठीक। उसको CIRP खत्म हुए 12 महीने ही हुए हैं, ठीक है। अब कॉर्पोरेट डेटा इंटाइटल, देखो पर्सन नॉट इंटाइटल है ना, तो कॉर्पोरेट डेटा हैविंग कंप्लीटेड CIRP 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। अभी जो CIRP हुआ है उसको खत्म हुए 12 महीने भी नहीं हुए, ठीक है। CIRP का अगर आप देखो, एक तो CIRP कंप्लीटेशन हो गया डेटा, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो CIRP कंप्लीट हुए 12 महीने भी नहीं हुए हैं। और एक होता है कि जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो जो है कॉन्ट्रावेंशन, क्योंकि CIRP का जो है रिजोल्यूशन प्लान का कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो कॉन्ट्रावेंशन को 12 महीने नहीं हुए, तो कॉन्ट्रावेंशन के लिए 12 महीने भी नहीं हुए। अब कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर मैटर, तो कॉर्पोरेट डेटर जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम, जिसके रिस्पेक्ट में लिक्विडेशन ऑर्डर करा हुआ है, तो भैया तेरे इसमें तो लिक्विडेशन ऑर्डर करा हुआ है, तो तू क्या वापस एप्लीकेशन दे रहा है। तो पर्सन नॉट इंटाइटल टू मेक एप्लीकेशन में ना कॉर्पोरेट डेटर तो था हर जगह। अगर आप देखो कॉर्पोरेट डेटर इधर क्या है, कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल डेटर। तो कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल डेटर जिसने टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन करा है, और ये जो वायलेशन है इसको खत्म हुए 12 महीने भी नहीं हुए, ठीक है। तो एक वायलेशन हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल डेटर जो है उन्होंने वायलेशन करा है, अब वो वायलेशन जो है उसको ख़त्म हुए ही जो है 12 महीने नहीं हुए, तो सब जो है डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन में देंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो हमको समझना पड़ेगा। देखो क्या है, वर्ड कॉर्पोरेट डेटर की जगह कॉर्पोरेट एप्लीकेंट यूज़ करो तो बेटर है, ठीक है। अब कॉर्पोरेट डेटर क्योंकि समझो क्या बोला है, चलो एप्लीकेशन ऑफ वोटिंग, एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन समझो। तो एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। कब एप्लीकेशन, देखो
विद द अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर फॉर्मिंग मेजोरिटी द एप्लीकेशन विद द वोटिंग पावर, एप्लीकेशन दे रहे विद द वोटिंग पावर ऑफ 90%। तो क्या बोल के रखा है एप्लीकेशन, ठीक है, तो क्या बोल के रखा है कि एप्लीकेशन मेड एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। तो क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलाउ कर सकते हैं विड्रॉ कर दो, एप्लीकेशन जो है वो अलाउ कर देगा, एप्लीकेशन विड्रॉ कर देगा अगर एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट ने करी है, ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेंट ने करी है, ठीक है, और इसको अप्रूव करके रखा है। इफ़ अप्रूव बाय 90%, इफ़ अप्रूव बाय 90% वोटिंग पावर ऑफ कमिटी ऑफ रेटर, तो अगर 90% ने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है पर्टिकुलर जो आप एप्लीकेशन दे रहे हो जो भी है वो अप्रूवल मिलना चाहिए, एटलीस्ट 90% से तो मिला ऑफ द कमिटी ऑफ रेटर, ठीक है। और वोटिंग पावर 90% वैल्यू नंबर्स में नहीं है, 90% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ COC, ठीक है, वोटिंग पावर ऑफ COC। अब देखो तुम्हारा जो है अब मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर होगा, मोरेटोरियम पीरियड आएगा। अब देखो डिक्लेरेशन मोरेटोरियम पीरियड में याद रखो, तो इसमें होता ऐसा है कि देखो ये जो मोरेटोरियम पीरियड है समझो, तो देखो पहले आप जो है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन अगर कभी अपॉइंट नहीं कराए तो आप उसको अपॉइंट करो। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन अपॉइंट करने के बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, वो उसी दिन पर मोरेटोरियम हो जाता है, ऐसा रहता है, पर इसमें सीक्वेंस अलग दे रखते हैं। अब मोरेटोरियम पीरियड का मतलब क्या है कि भैया मोरेटोरियम डिक्लेयर करा है समझो। अब मोरेटोरियम डिक्लेयर करा है तो जो भी सूट है, सूट चल रहे होंगे तो वो इंस्टीट्यूट नहीं होंगे, सूट देखो सूट आगे आ नहीं सकते, इंस्टीट्यूट नहीं हो सकते, सूट कंटिन्यू नहीं हो सकते, अगर चल रहे थे पहले तो अब कंटिन्यू नहीं हो सकता, और सूट ओवर हो गए हैं तो डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो अपन ये वाला पॉइंट पढ़ा। अब जो है डेट, कॉर्पोरेट डेटर की डेट में जो अभी अपन ने सूट की बात करी, अब मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट डेटर में डेट की, ठीक है। तो डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफर और इनकम्बर नहीं हो सकते, तो बोल के रखा है कि डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफर, इनकम्बर नहीं हो सकते कॉर्पोरेट डेटर के। असेट राइट और बेनिफिशियल राइट, डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफर इनकम्बर नहीं हो सकते कॉर्पोरेट डेटर के असेट राइट इंक्लूडिंग बेनिफिशियल राइट। फिर मैंने सूट की बात कर ली कि सूट इंस्टीट्यूशन, सूट फिर अपन ने पढ़ा था कि आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, फिर अपन ने पढ़ा कि डेट नहीं हो सकता डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफर, इनकम्बर, तो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, डेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद है फोरक्लोज, रिकवर और फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्स, तो फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्स नहीं हो सकता, तो फोरक्लोज, रिकवर और इंक्लोज नहीं हो सकता ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तो फोरक्लोज, रिकवर्स और इन्फोर्स नहीं हो सकता ऑफ कॉर्पोरेट डेटा सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जो कॉर्पोरेट डेटा ने अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करी थी ना, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेटा, उसका फोरक्लोज, रिकवर, इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो एक अपन ने सूट पढ़ा, एक अपन ने पढ़ा डेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा और FRE ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, डेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा और FRE ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। तो देखो फिर पॉइंट ये है कि FRE ऑफ कॉर्पोरेट डेटा नहीं कर सकते, तो FRE अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है जो कॉर्पोरेट डेटा ने किया था उस इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में FRE नहीं कर सकते, फोरक्लोज, रिकवर और फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्स नहीं कर सकते, राइट। तो जो कॉर्पोरेट डेटा ने सिक्योरिटी क्रिएट करके रखी थी ना, तो कॉर्पोरेट डेटा के अगेंस्ट में नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटा के अगेंस्ट में आप वो डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफर, इनकम्बर नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट डेटा धराने में आ गया है ना, तो देखो क्या है उसके अगेंस्ट में जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब देखो कॉर्पोरेट डेटा को तुमको पकड़ लिया है ना, तो कॉर्पोरेट डेटा के अगेंस्ट में जो है FRE भी नहीं हो सकता, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है फोरक्लोज, रिकवर, इन्फोर्स भी नहीं कर सकते। वो कोई सा ओनर और लेसर है, तो जो ओनर और लेसर है जिसने ऑक्यूपाई करके रखी थी, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटा को कुछ सामान दे के रखा था, ठीक है, वो भी उसकी रिकवरी अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे। देखो ना तो रिकवरी हो पाएगी किसी प्रॉपर्टी की, ठीक है, बाय द ओनर और लेसर। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑक्यूपाइड करी थी और इन पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा थी, तो वो भी उसकी जो है रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, डेट नहीं हो सकता, सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी को इन्फोर्स नहीं कर सकते, फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्स नहीं कर सकते, और जो है रिकवरी नहीं हो सकती उसकी जो भी है जो ऑक्यूपाई में करके रखी थी। तो जो ऑक्यूपाई करके रखी थी जो है, जो भी पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करके रखा था एज ए लेसर, ठीक है, फ्रॉम द ओनर, तो रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वो जो ओनर और लेसर है, देखो ओनर है तो मतलब फाइनेंस लीज और लेसर है तो ऑपरेटिंग लीज, तो जो ओनर और लेसर है अपनी चीज़ों को बाद वापस भी नहीं ले पा रहे, रिकवरी भी नहीं कर पा रहे, अटैच भी नहीं कर पा रहे। पर कुछ चीज़ें जो है वो परमिटेड है। परमिटेड क्या है कि देखो जो भी लाइसेंस जो भी परमिट करके रखे थे, लाइसेंस, कोटा, ये जो है इनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, इनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। इसको तुम यूज़ करो, लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस, ग्रांट, इनको जो है टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, इनको तुम बाकायदा यूज़ करो, बट जो है डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अब लाइसेंस को यूज़ करो तो तुमको लाइसेंस की फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब तुम मॉरेटोरियम पीरियड में यूज़ कर रहे हो तो भैया तुमको लाइसेंस, परमिट, कोटा जो भी है डिफ़ॉल्ट मत करना, तुम टाइम पे अपने ड्यूज़ तो पे कर देना। कि तुमको दिक्कत ज़्यादा लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस, गारंटी इन सब में नहीं है, ठीक है। तो ये टर्मिनेट नहीं होंगे, ये सस्पेंड नहीं होंगे मॉरेटोरियम पीरियड में। इनफैक्ट जो है मॉरेटोरियम एप्लीकेबल ही नहीं होगा, मतलब आप इसेंशियल गुड्स भी बेच सकते हो,
ठीक है। आप गुड्स भी बेच सकते हो, इसेंशियल गुड्स भी बेच सकते हो, वो भी सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं होंगे। इनफैक्ट जो है ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, देखो एक तो अपने पढ़ा कि लाइसेंस टर्मिनेट सस्पेंड नहीं होंगे, इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टर्मिनेट सस्पेंड नहीं होगी। तो लाइसेंस इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज तुम जो है टर्मिनेट और सस्पेंड नहीं कर सकते। वो क्या बोल के रखा है कि जो ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट अरेंजमेंट जो नोटिफाई करके रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कनेक्शन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ये जो ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट है ना, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट अरेंजमेंट इन कनेक्शन विद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखे हैं, अब ये ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट एग्रीमेंट जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखे हैं इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ठीक है, वो भी नॉट प्रोहिबिटेड होंगे, वो भी प्रोहिबिटेड नहीं होंगे इन कंसल्टेशन विद, ठीक है, इनसे पूछ के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से जो ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट अरेंजमेंट है ना वो भी प्रोहिबिट नहीं होंगे। और श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, भैया गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी है, तुम कॉर्पोरेट डेटा से इन्फोर्स मत करवा लो, पर श्योरिटी से तो तुम इन्फोर्स करवा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या बोल के रखा है, बोल के रखा है कि जो गुड्स और सर्विस जो है वो क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल है, वो कॉर्पोरेट डेटा के लिए क्रिटिकल है इन द सेंस कि वो प्रोटेक्ट करता है कॉर्पोरेट डेटा को, एक वैल्यू में इन्हेंस करता है, वो उसकी वैल्यू को बचाता है, और जो है लिख के रखा है क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू। देखो अगर आईआरपी आरपी को लग रहा है कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है सर्विसेज है वो क्रिटिकल है टू प्रिजर्व द वैल्यू, कि कॉर्पोरेट डेटा तभी बच पाएगा जब तुम जो कॉर्पोरेट डेटा है तभी बच पाएगा जब जो है उसकी ये धंधा चलता रहेगा, तो क्रिटिकल है टू द वैल्यू, क्रिटिकल है टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा एज अ गोइंग कंसर्न, तभी गोइंग कंसर्न चल पाएगा। उसकी सप्लाई को मत रोको, तो फिर जो है उसकी सप्लाई को नहीं रोका जाएगा अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिटिकल है, ठीक है, और इससे ही जो है कॉर्पोरेट डेटा के ऑपरेशन मैनेज होंगे। तो ऐसे गुड्स एंड क्रिटिकल से इसेंशियल गुड्स एंड सर्विस अपन ने देखा, ठीक है, और क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज जो है सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू कॉर्पोरेट डेटा, ये तो देखा अपन ने। देखो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू कॉर्पोरेट डेटा से, इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ना टू कॉर्पोरेट डेटा है, अगर आप ये देखो टू द कॉर्पोरेट डेटा है, और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ कि क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कॉर्पोरेट डेटा है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेटा ने अगर जो है तो क्रिटिकल जो है अभी अपने इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज भेजा तो वो टू है, ठीक है, वो टू है कॉर्पोरेट डेटा जो है टू कॉर्पोरेट डेटा है। तो इसेंशियल गुड्स सप्लाई जो है वो एक जरूरी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉर्पोरेट डेटा को हो रहा है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट अरेंजमेंट इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर यही प्रोहिबिट नहीं होंगे। एक श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, तुम वो भी प्रोहिबिट नहीं होगा, उससे करवा लो। और वो जो क्रिटिकल है जो है अब ऐसे केस में जो है कॉर्पोरेट डेटा हैज़ नॉट पे, ड्यूज पे कर देना, आप जो है अपने क्रिटिकल गुड्स का सप्लाई कर सकते हो, ठीक है, पर आप जो है ड्यूज पे कर देना, जैसे आप सप्लाई करो तो जीएसटी रिटर्न है तो जीएसटी रिटर्न कर देना, ठीक है। तो देखो इसका अर्थ क्या है कि भैया कोई एफआर ही नहीं होगा, नो फोरप्लस रिकवर इन्फोर्समेंट होगा, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो कॉर्पोरेट डेटा ने क्रिएट करके रखिए, पर गारंटर के रिस्पेक्ट में, प्रमोटर श्योरिटी के रिस्पेक्ट में तो हो सकता है। इसेंशियल गुड्स भी आप जो है सप्लाई हो सकता है टू कॉर्पोरेट डेटा, तो अफेक्ट नहीं होगा। मोरेटोरियम पीरियड की बात करें तो डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑर्डर जो है, तो वो इफेक्ट क्या है कि जो CIRP जब कमेंस हुआ टिल दी कंप्लीशन ऑफ CIRP, तो कमेंसमेंट से कंप्लीशन तक, अब कंप्लीशन के पहले रिजोल्यूशन प्लान बन गया, या तो एक लिक्विडेशन ऑर्डर भी पास हो गया, भैया नहीं हो रहा तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया, तो ठीक है वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आती बात अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट की। अब समझो कि एप्लीकेशन के 14 दिन में तो एडमिशन होता है, एडमिशन में भी अगर IRP का नाम नहीं सुझाया गया है तो एडमिशन के 14 दिन के अंदर IRP का अपॉइंटमेंट होता है, एडमिशन के 7 दिन के अंदर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, IRP अपॉइंट हुआ और उसके 3 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, और पब्लिक अनाउंसमेंट के 11 दिन के अंदर क्लेम सबमिट होता है। मतलब कि ऐसा है कि IRP जो हो गया ना, ठीक है, एडमिशन गया, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, मतलब जो ले दे के बोलना ही चाह रहा हूँ कि एडमिशन हो गई ना एप्लीकेशन की, 14 दिन के अंदर क्लेम सबमिट करो, फिर COC बनेगा, COC के 7 दिन के अंदर पहली मीटिंग होगी, ऐसा रहता है सीन। तो जो है अभी अपन पब्लिक अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। तो बोल के रखा है कि जो फाइनेंशियल क्रिएटर ऑपरेशनल क्रिएटर है, ठीक है, अब देखो पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या है, तो क्या बोल के रखा है कि जो फाइनेंशियल क्रिएटर और ऑपरेशनल क्रिएटर जो है, ठीक है, फाइनेंशियल जो पब्लिक अनाउंसमेंट है CIRP में, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक अनाउंसमेंट में रहती है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है कि देखो ये कॉर्पोरेट डेटा है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, कि भाई ये कॉर्पोरेट डेटा है जिसके अगेंस्ट में IRP चलेगा, ये नाम एंड एड्रेस हमने बता दिया। ये किस अथॉरिटी से रेगुलेट हो रहा है, भैया यही बता दो किस अथॉरिटी से रेगुलेट हो रहा है। तो चलो हमने कॉर्पोरेट डेटा की जानकारी तो बता दी, अब तुमको बता रहे हैं कि भैया तुम क्लेम सबमिट कर दो, लास्ट डेट ऑफ क्लेम है ये, और तूने गलत सबमिट किया ना तो पेनल्टी लग जाएगी। तो क्लेम सबमिट करो, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ क्लेम है तो, और गलत सबमिट करा तो भैया अच्छी खासी पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। तो लास्ट डेट भी बता के वार्न भी करो, पेनल्टी बता के दो और चेता भी दो।
और क्लेम सबमिट किसको करना है, IRP को सबमिट करना ना, तो ये IRP का नाम वाम लिख के रखा है कि इसको सबमिट कर देना। और कितने, देखो 2 डेट है, एक तो जो है एक तो अपन ने लास्ट डे ऑफ सबमिट क्लेम, और फिर जो है CIRB क्लोज और एक्सपायर होने की डेट बता दो। तो इस तरीके से जो है 6 चीज़ें थी कि कॉर्पोरेट डेटर का नाम बता दो, रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस अथॉरिटी से वो रजिस्टर है, ठीक है, और क्लेम बता दो कि भैया तुम जो है क्लेम की लास्ट डेट है, और ये तो जो फॉल्स करा है तो देख लेना। क्लेम सबमिट IRP को करना है तो IRP का नाम होना चाहिए और लास्ट डेट ऑफ CIRP होना चाहिए। यही चीज़ अगर मैं प्रोटोकॉल में देखूँ, ठीक है, प्रोटोकॉल में ऐसा है कि भैया फॉर्म ए, समझो यार, अनाउंसमेंट जो है वो फॉर्म ए में होगा, पब्लिक का अनाउंसमेंट जो है वो फॉर्म ए में होगा, ठीक है। अब पब्लिक अनाउंसमेंट है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो होगा ही, वो रजिस्टर्ड ऑफिस के वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में भी हो जाएगा, तो इंग्लिश में तो होगा ही होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो हुआ, चलो अंग्रेजी भाषा में तो हुआ, अब रीजनल लैंग्वेज में भी होगा। देखो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है ना, कॉर्पोरेट डेटर है तो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में उसको शूट वो कर लो, पब्लिश कर दो, तो रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश कर दो। साथ ही साथ जो है कॉर्पोरेट डेटर की वेबसाइट पे भी चले जाएगा, कॉर्पोरेट डेटर की वेबसाइट पे जाएगा, देखो एप्लीकेंट की वेबसाइट पे नहीं भैया, कॉर्पोरेट डेटर की वेबसाइट पे कि देखो मेरा CIRP हो रहा है। और कॉर्पोरेट डेटा की वेबसाइट के साथ ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो देखो हमारे बंदे जो है ये इसका भी कर रहे हैं अपना इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। जिस तरीके से वेबसाइट पे भी शो कर देंगे, मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट ऐसा है कुछ इस हद तक है कि उसको बताना भी, देखो पब्लिक अनाउंसमेंट आया है, क्लेम वेम सबमिट करना है, और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट IBBI की वेबसाइट पर भी जाएगा। तो फॉर्म ए में तो आप पब्लिश करोगे, वेबसाइट में सब हर जगह बता दोगे, और इसके अंदर ये भी लिखना है कि आप क्लेम के फॉर्म्स, देखो आपको क्लेम सबमिट करना है तो आपको क्लेम फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करनी है ये बता दो। और 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ठीक है, तो ऐसा देख रखा है कि 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, और 3 में से कोई सा एक चीज़ सिलेक्ट कर लो। 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ठीक है, 3 दे के रखे कि 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपको बता के रखे, आप 3 में से कोई सा एक चूज़ कर लो जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा क्रेडिटर का, ठीक है। तो जो क्रेडिटर का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो जो फाइनेंशियल डेटा ऑपरेशन क्रेडिटर है ना, तो तुमको किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना हो तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम में इसमें से किसी एक को चूज़ कर लो, ठीक है। अभी जो पैसे है, ये पैसे तो पहले तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बुक कर लेगा, ये एप्लीकेशन करने वाले ये बुक कर देंगे, पर ये बियर करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि इसको COC वापस रिम्बर्स कर देगा, ठीक है। तो इसको रिजोल्यूशन एप्लीकेंट मत बोलो, ये एप्लीकेंट पहले बुक करेंगे, बाद में COC इसको रिम्बर्स कर देगा। फर्स्ट मीटिंग में यही होगा। फर्स्ट मीटिंग में कंपलसरी एजेंडा एक होता है कि भैया IRP को RP अपॉइंट करो, ठीक है, IRP की जगह RP अपॉइंट करो, या तो उसको कर दो या तो रिप्लेस कर दो। अब कुछ बात है कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात हो रही तो 16 के साथ 22 भी पढ़ लेते और 27 भी पढ़ लेते फटाफट। देखो अब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना, 14 दिन के अंदर, आप समझो क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो 14 दिन के अंदर IRP को अपॉइंट करती है, ठीक है, 14 दिन के अंदर IRP को अपॉइंट करती है। तो देखो ये तो तब है जब सबसे सही दे के रखा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर IRP को अपॉइंट करती है, मतलब कि जब एप्लीकेशन को एडमिट करा तब IRP को अपॉइंट कर देगी, ठीक है। तो IRP को अपॉइंट कर देगी, वो बनती बात है कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में पेंडिंग नहीं हो। अब कोई प्रपोजल ही नहीं किया तो ऐसे केस में क्या करेगी, तब ऐसे केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, वो रेफरेंस देगी बोर्ड को, और बोर्ड नाम के साथ बताएगा कि देखो ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पर प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, 10 दिन के अंदर नाम समझाएगा। तब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगा देखो मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को सामने वाले से नाम वाम नहीं आया, आप नाम बता दो कौन IRP किसको IRP अपॉइंट करना है। तो बोर्ड के रखा है कि देखो अगर कोई प्रपोजल नहीं आया इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो है तो रेफरेंस जाएगा बोर्ड को, और बोर्ड है कि रिकमेंडेशन दो। अब IRP का प्रपोजल आएगा, ठीक है, अब शैल बी अपॉइंटेड एज IRP अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो पेंडिंग नहीं हो तो, ठीक है। वो IRP का कंटिन्यूएशन क्या होगा, कंटिन्यू होगा टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जब तक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं आता तब तक चलेगा ये। समझो देखो जैसे IRP अपॉइंट हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ IRP जैसे ही हुआ, तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, सबसे पहले तो मैनेजमेंट जो है IRP को वेस्ट हो गया, चलो मैनेजमेंट है पूरा का पूरा IRP को वेस्ट हो गया, तो जो मैनेजमेंट है वो IRP को जो है वेस्ट हो गया, देखो तो मैनेजमेंट IRP को वेस्ट हो गया। इनफैक्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, समझो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर जो है वो सस्पेंड हो गया। अब IRP आ गया ना तो मैनेजमेंट उसको वेस्ट हो गया, अब मैनेजमेंट उसको वेस्ट हो गया तो जो पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सस्पेंड हो गए और वेस्ट टू IRP, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हो गए, वेस्ट टू IRP। ऑफिसर मैनेजर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह IRP को रिपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक्ट करेगा IRP के इंस्ट्रक्शंस पे। तो पहले मैनेजमेंट वेस्ट होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर्स सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे IRP को, ठीक है, तो वो सस्पेंड हुआ, सारे के सारे पावर वेस्ट हुए। ऑफिसर मैनेजर और IRP को रिपोर्ट करेगा। इनफैक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी IRP को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब क्या करना है, IRP को क्या करना है, ये सब पावर्स आई तो पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला है कि भैया ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तुमको कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे, अब देखो क्या बोला है कि कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे तुम अब काम करना है। अब तुम इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को भी एक्सेस कर सकते हो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो अवेलेबल है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास में वो जा सकते हो, तुमको लॉस का कंप्लेंस करना है। अब देखो ये है सारी चीज़ें, ठीक है, कि मैनेजमेंट पूरा वेस्ट हो जाएगा,
ठीक है। और पावर ऑफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी सस्पेंड हो जाएगी, पावर उनकी सस्पेंड हो गई, मैनेजमेंट वेस्ट हो गया, ठीक है, पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सस्पेंड हो गई, ठीक है। फिर जो है वन सेकेंड, वो ऑफिसर मैनेजर है वो उसको रिपोर्ट करेंगे, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इनको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। फिर कुछ पावर्स थी, तो ड्यूटीज ऑफ आईआरपी है वो तो है ही। वो अब देखो कॉर्पोरेट डेटा के बिहाफ पे काम करेगा, देखो सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट डेटा के बिहाफ पे काम करेगा। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को एक्सेस कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास उसका एक्सेस कर सकता है। लॉ की कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अभी तक कर लिया है कि ये तो अपन ने बोला था कि ये क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्योंकि ये इधर ये 16 है जो अपॉइंटमेंट, जैसे ही आईआरपी का अपॉइंट किया ना तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तुमको ये पावर मिल जाएगी, ऐसा 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 हो जाएगा। यही तो बताया था ना कि बैंक भी तुमको रिपोर्ट करने लग जाएगी, ऐसे तुम्हारे एकदम बढ़ जाएंगे तुम्हारे नखरे। अब पॉइंट ये है कि भैया सेक्शन 18 में ये बोला भैया कुछ ड्यूटी भी आ जाएगी। अब ड्यूटी पावर कम विद द ड्यूटीज़ ना, पावर कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है तुम्हारी। तो यही ड्यूटी जो है आईआरपी में, यही ड्यूटी जो है आईआरपी में है आरपी। अब ड्यूटी क्या है कि यार देखो इन्फॉर्मेशन को कॉल करो कि सारी एसेट, देखिए कॉर्पोरेट डेटा में तो घुसा है वो अभी, तो भैया इन्फॉर्मेशन कॉल करो कि भैया कॉर्पोरेट डेटा की ओनरशिप में कौन कौन से एसेट है, और डिटरमाइन करो कॉर्पोरेट डेटा की फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब तुम एक बार कॉर्पोरेट डेटा की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर चुके हो, ठीक है, तो असेट मंगवा लो, असेट की इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन, जो भी उसके ऑपरेशंस के, तो इन्फॉर्मेशन एसेट्स का, फाइनेंस फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटा, जो भी फाइनेंस कॉर्पोरेट डेटा ने करके रखे थे, असेट फाइनेंसेस सबकी जो है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू असेट फाइनेंसेस, जो ऑपरेशन है, डे टू डे ऑपरेशन कॉर्पोरेट डेटा की क्या होता है, और एक उसकी एक फाइनेंशियल पोजीशन आप द प्रॉपर सिस्टमैटिक समझो, ठीक है। ये जैसे समझिया तो कस्टडी एंड कंट्रोल, अब जैसे ये समझा तो कंट्रोल में रख लो। तुमने समझा कि अच्छा ये है इसके दायरे में, तो चलो कंट्रोल में ले लो पहले तो सारी एसेट, बैलेंस शीट, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कस्टडी एंड कंट्रोल सारी एसेट जो उसको बैलेंस शीट से दिख रही है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से दिख रही है, डिपॉजिटरी रजिस्ट्री से जो भी उसको बैलेंस शीट की जानकारी मिल रही है, कॉर्पोरेट डेटा की ओनरशिप, तो पहले जानकारी ले लो, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब जो है कंट्रोल कर लो एसेट्स को सारे जो है, तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, और क्लेम। अब तुमको कंट्रोल कर दिया सारे एसेट्स को। अब क्लेम, अब वो बोलेगी कि भैया चलो आओ क्रेडिटर आओ, सब मेरे पास आ गया है, वो सारी मेरे को जानकारी पता चल गई, इससे एसेट वेसेट की भी मेरे को डिटेल पता चल गई है, ठीक है। जिसकी ओनरशिप में जो भी एसेट्स थी हमको सब पता चल गई है, कस्टडी में ले ली मैंने, चलो अपना क्लेम सबमिट करो। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर देखो क्लेम सबमिट करेंगे, क्लेम सबमिट करने का वही एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे, और जो है देखो जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी, जो भी जानकारी है उसने कलेक्ट करके रखी, वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को भी सबमिट कर देंगे जब जरूरी हो तब। और सारा काम काज अब यही करेंगे जब तक आरपी अपॉइंट नहीं होता। तो आपको तरीका बताना कि पहले जानकारी ले लो कि उसके असेट कंट्रोल ओनरशिप में, असेट फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशन क्या है, एक बार फिनेंशियल पोजीशन तो उसके समझो, फिनेंशियल पोजीशन एक बार समझ गया ना, अब तुम सबको खींच लो अपनी तरफ, कस्टडी और कंट्रोल में ले लो। अब तुम्हारे पास जानकारी ले ली, कंट्रोल में ले लिया, अब तुम क्रेडिटर को बोलो कि आ भाई तू आ, तेरे को मैं पेमेंट करता हूँ, चला तेरे पेमेंट के लिए तो मैं बनाऊँ, तेरे पेमेंट के लिए तो मैं आया हूँ। अब जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना, फर्स्ट मीटिंग में जो आईआरपी से जो है आरपी को जब ये शिफ्ट होता है, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ, जो सेक्शन 85 है, 25 है, वही पढ़ लेता हूँ। देखो सेक्शन 25 क्या है, ड्यूटीज ऑफ आरपी, तो क्या है ये आरपी की ड्यूटी है आरपी की। तो क्या करेगा कि प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे असेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, कंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। फॉर दिस पर्पस जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये फॉलोइंग एक्शंस को अंडरटेक करेगा। ये क्या करेगा, ये भी असेट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले इधर जानकारी लेने की जरूरत नहीं, देखो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ असेट फाइनेंसेस ऑपरेशन ये सब देने की जरूरत नहीं है, ये तो वो प्रोवाइड कर देगा, ये तो विरासत में मिल जाएगा, क्योंकि ये अपन ने जानकारी काय के लिए ली थी, ये जानकारी ली थी असेट को कस्टडी में लाने के लिए। ये असेट अब तो डायरेक्ट कस्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ असेट हो जाएगा ना, और एंड बिजनेस रिकॉर्ड, तो बिजनेस रिकॉर्ड असेट की कस्टडी आरपी को मिल जाएगी। उसको जो है इंटरिम फाइनेंस रेज करना, तो भाई तुम रेज कर लो, इंटरिम फाइनेंस रेज करना है तो तुमको पैसे वैसे रेज करना है, तुमको रेज कर लो। जो भी है एक लिस्ट ऑफ क्लेम बनाना है, तो एक अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम तुम बना दो। अब कन्वीन कर लो मीटिंग, अटेंड कर लो सारी की सारी मीटिंग, एक्ट करना पड़ेगा कॉर्पोरेट डेटा के बिहाफ पे। तो ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना, जो आईआरपी से रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनते हैं, इनको सबसे कस्टडी और कंट्रोल में लेते हैं सारी चीज़ें। इंटरिम फाइनेंस रेज करते तो ये फाइनेंस भी रेज कर लेते, तो ये क्लेम तो पे करना है, और ये कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे ही एक्ट करते हैं, ठीक है, विद थर्ड पार्टीज। तो ये जो है एक तरीके से मान लो कॉर्पोरेट डेटा का ही चेहरा है, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटा को सुधारने के लिए तो आए हैं, तो रिप्रेजेंट एंड एक्ट करते हैं कॉर्पोरेट डेटा के बिहाफ पे, और एक्सरसाइज करते हैं राइट फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। तो
भैया कॉर्पोरेट डेटा के बिहाफ पे आए हैं और एक्सरसाइज करेंगे राइट फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, मतलब कि कम क्लेम सल्टा के ज़्यादा असेट में रियलाइजेशन करवा के जो है कॉर्पोरेट डेटा की एक्सरसाइज राइट करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। तो एक्सरसाइज करेंगे राइट ऑन फॉर द बेनिफिट, एक्सरसाइज करेंगे राइट फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। तुमको सुधारने के लिए ही मैं आया हूँ, तुम्हारे बिहाफ पे मैं एक्ट करूँगा और जो सारे काम करेंगे, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। एक लिस्ट ऑफ क्लेम बना दो, एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर कर लो। देखो इन्फॉर्मेशन की जानकारी, चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने का रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने का। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। इंटरिम फाइनेंसेस, ये इंपॉर्टेंट आई वाली इंपॉर्टेंट है। अब वो जो है इंटरिम फाइनेंस रेस, ये तो हो गया। अब वो जो है बोलेगा, किनको बोलेगा, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को, कि आओ यार तुम प्लान सबमिट करो, मैं प्लान को सबमिट करने के लिए जो जानकारी है वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू तुमको देता हूँ। तो इस तरह के अपन ने सारे पॉइंट पढ़े। अब देखो IRP की ड्यूटीज़ अपन पढ़ चुके हैं। ड्यूटीज़ में वही जानकारी इकट्ठी करना, जानकारी इकट्ठी करके कस्टडी में ले लेना सारी चीज़ें, फिर कलेक्शन कर लेना क्लेम का कलेक्शन करके एक COC बना लेना और एक जो है सारी जानकारी जो है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में सबमिट कर देना। अब उसके बाद यही जो है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के इन्फॉर्मेशन सारे रिकॉर्ड्स असेट वो RP को चले जाएंगे। उसको इंटरिम फाइनेंस रेस करना है तो वो इंटरिम फाइनेंस रेस कर देगा, वो कॉर्पोरेट डेटा के बिहाफ पे ही काम करेगा। एक लिस्ट ऑफ क्लेम उसको अपडेटेड बनानी पड़ेगी तो उसको अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम बना देगा क्योंकि IRP तो चले गया। और COC की मीटिंग ये सब कन्वीन करेगा क्योंकि COC बनाने का काम IRP का था, ये मीटिंग करवाने का काम ये कर लेगा, ठीक है। COC मीटिंग कन्वीन करेगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बना लेगा और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को बोलेगा आओ यार रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करो, मैं तुमको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देता हूँ, चलो इसकी मदद से तुम इन्फॉर्मेशन प्लान सबमिट करो, रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करो। तो एटलीस्ट दोनों में 6 पॉइंट तुमको लिखना। चलो अब हम जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर की बात करते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर की बात करते हैं, फटाफट कमिटी ऑफ क्रेडिटर भी इजी है। देखो अपन ने 18 में IRP की ड्यूटीज़ की बात करी, 25 में अपन ने RP की ड्यूटीज़ की बात करी, राइट। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर की। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में क्या है, सबसे पहले सुनो। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में अब मैं सारे पॉइंट बोल रहा हूँ, आप अपना जो है आपने नोट्स बना के रखे होंगे उसमें से देख लो, सारे के सारे बुलेट पॉइंट है, ठीक है। ये सब उनको लिखना है, इससे मैं ये सब लेके बैठा हूँ, ठीक है। आपने भी अपने लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, आप भी बस ये सुनते चलो। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है, उसमें सारे फिनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। अब फिनेंशियल क्रेडिटर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर रिलेटेड पार्टी है, देखो फिनेंशियल क्रेडिटर होते हैं तो वो बोलेंगे कि फिनेंशियल क्रेडिटर तू वोट करना, भाई कोई वोट करना एक नंबर, कोई दिक्कत थोड़ी ना देखो भैया। पर अगर तू रिलेटेड पार्टी निकल गया तो तू वोट ही नहीं कर पाएगा। तू रिलेटेड पार्टी निकल गया तो तू तो COC का पार्ट भी नहीं है, तू तो वोट ही नहीं करेगा, तेरे को पार्टिसिपेट का, तेरे को रिप्रेजेंट करने का कोई राइट नहीं। पर अगर तू रिलेटेड पार्टी बना है, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है, अब तू रिलेटेड पार्टी बना है। रिलेटेड पार्टी कैसे बना है, क्योंकि तेरा कोई तूने कुछ उधार दे के रखा था, सामने वाला उधार तेरे को पे नहीं कर रहा है, तो तूने डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। अब तूने डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया तब क्या, तो देखो डेप्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अभी डेप्ट इक्विटी में कब कन्वर्ट हुआ, प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो देखो प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट डेप्ट इक्विटी में कन्वर्ट हुए। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के पहले जो रिलेटेड पार्टी बने हो कैसे, क्योंकि डेप्ट आपने इक्विटी को कन्वर्ट किया है, वो प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के पहले, तो फिर तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम वोट कर सकते हो। फिर आता है 21(3) क्या होता है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर जॉइंटली जो है वो COC का पार्ट होते हैं, तो इनकी जो वोटिंग शेयर है वो फाइनेंशियल डेप्ट ओड के हिसाब से है। फिर कुछ पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है जॉइंटली उन्होंने अगर ट्रस्टी को अपॉइंट किया है तो एज अ पार्ट ऑफ COC कि यार चलो वो नहीं आ पाएंगे, पर ट्रस्टी को अपॉइंट किया है वो पार्ट ऑफ COC, तो जो ट्रस्टी के जो वोट है वो रिप्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर को टू द एक्सटेंट ऑफ वोटिंग शेयर। ट्रस्टी के वोट रिप्रेजेंट करेंगे। यही ट्रस्टी की जगह अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है तो ये पार्ट ऑफ COC है और जो है रिप्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर को टू द एक्सटेंट ऑफ वोटिंग शेयर, ये 21(6) बोलता है। अब इन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है, ऑब्वियस सी बात है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को थोड़ी ना अपॉइंट करेगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को तो तुम्हारा ये काम करवा रहा है, COC में लगा पड़ा है वो। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बाद में है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पहले। तो तुम आप किसको अपॉइंट करोगे, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करोगे कि जा यार मेरे को रिप्रेजेंट करके आ। तो अगर जो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर को, एक से ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करो, तो टू द एक्सटेंट ऑफ वोटिंग शेयर जो है उसको देखा जाएगा। रिप्रेजेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ वोटिंग शेयर। अब क्या लिख के रखा है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है सिक्योरिटीज़ से बने। 21(6) की बात करूँ मैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर बने हैं कैसे कि आपने जो है सिक्योरिटीज़ से बने, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब आपने जो है डिवेंचर के थ्रू आपने पैसे दिए, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ड्यू टू सिक्योरिटीज डिपॉजिट्स, आपने डिपॉजिट्स दिए और टर्म में प्रोवाइड करके रखा था कि आप अपॉइंट कर सकते हो एजेंट या ट्रस्टी, ठीक है।
अब फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है जो 21(6)(a), जो 21(6) और 21(6)(a) में नहीं है, उसके अलावा, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करा है एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो देखो, एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर है इज इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट, और अपॉइंटमेंट में ही बोल के रखा है, ठीक है, टर्म ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट में ही बोल के रखा है कि आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो ट्रस्टी का, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है, फॉर ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर। वो ट्रस्टी एजेंट जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे काम करेंगे। अगर तुम्हारे उसमें लिख के रखा है कि तुम देखो O2 क्लास ऑफ क्रेडिटर है, वो अगर लिख के रखा है जो है, जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो अपनी ये इंटरिम वाले ना, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो फाइनेंशियल इज O2 क्लास ऑफ क्रेडिटर। और ये क्लास ऑफ क्रेडिटर को, ये जो है, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो अपॉइंट बाय जो है, अपॉइंट बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो वो क्या है कि ये जो है O2 क्लास ऑफ क्रेडिटर एक्सीडिंग नंबर एज में भी स्पेसिफाइड, ये जो है अदर देन क्रेडिटर है। सबसे पहले ये क्रेडिटर जो है 21(6) के और 21(6)(a) के नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन दी सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, क्या देखो हमको जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का अपॉइंट करा है, और अगर उन्होंने जो है फर्स्ट मीटिंग के पहले जो है प्रायर टू द फर्स्ट मीटिंग अगर अपॉइंट करा है, ठीक है, तो एप्लीकेशन दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है, लिस्ट ऑफ सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर कंटेनिंग द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखो, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को छोड़ के उन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात करी है। उन्होंने एप्लीकेशन के थ्रू जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लिस्ट ऑफ अलॉन्ग विद द लिस्ट कि देखो मेरे ये लोग हैं, ये इतने सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो जो इतने सारे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, आप ऐसा करो कि ये हमारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप इसको अपॉइंट कर दो। तो इन्होंने प्रायर टू फर्स्ट मीटिंग अगर अपॉइंट कर दिया है, ठीक है, और अगर जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर गार्डियन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि उससे भी तो रिप्रेजेंट होते हैं, तो सबके सब COC मीटिंग में अटेंड कर सकते हो, और जो वोट है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग शेयर रहेगा, ठीक है। तो फालतू का बड़ा चढ़ा का दिखा है, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तहत हुआ है, तो ट्रस्टी और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और गार्डियन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर सब तुम जो है सब वोट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा पॉइंट्स है वो भी मैं बोल रहा हूँ, आप वो भी रिकॉर्ड करके रख लो कि जब पर्सन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर बोथ है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल डेप्ट में ऑपरेशनल क्रेडिटर है, और वोटिंग जो शेयर है वो प्रोपोर्शनेट टू फाइनेंशियल डेप्ट रहेगा। अब ऑपरेशनल डेप्ट अगर असाइन हो चुका है फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो असाइन हो सकता है, तो सच पर्सन इज ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्ट असाइन, ठीक है। वोटिंग इन द मीटिंग, तो वो जो मैनर ऑफ द वोटिंग है वो प्रिस्क्राइब करेगा बोर्ड, और सारे डिसीजन COC में जो लिए जाएंगे वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिए जाएंगे। और अगर जब कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं होता है, तो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर 1% रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन और 1% रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय रहता है। 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर 1% रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन और 1% रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय रहता है। अब बात 16 की आ चुकी है, और देखो फर्स्ट मीटिंग की बात हो चुकी है, तो ऐसा करो कि हम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर लेते हैं। तो समझो, अब देखो तुम्हारे पास नोट्स है सारे, चलो इसको ऑडियो को जरूर सुनो, क्योंकि ये तो चीज़ें है सिर्फ रेफरेंस के लिए डाल कर रखी, आपको सुनना बस ऑडियो है। तो क्या बोल के रखा है कि देखो IRP का अपॉइंटमेंट है, तो ठीक है, तो अपन ने बात करी कि 14 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट हो जाता है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो। पर अगर IRP का नाम नहीं सुझाया है, तो बोर्ड को रेफरेंस देंगे कि यार कोई सा नाम सुझाओ, तो 10 दिन में वो नाम सुझाएगा, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रेफरेंस 10 दिन में नाम सुझाएगा, और बोलेगा कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो आप जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लो। अब यही चीज़ जो है COC कॉन्स्टिट्यूट करने के 66% की मेजॉरिटी पे जो है, अब जो है फर्स्ट मीटिंग में या तो IRP को RP अपॉइंट कर लो या तो रिप्लेस कर दो। अब जब IRP को RP अपॉइंट कर रहे हो, तो IRP से रिटर्न कंसेंट ले लो कि भाई तेरे को RP अपॉइंट होना है क्या, तो रिटर्न कंसेंट ले लो, और रिटर्न कंसेंट लेके एक तो IRP को बोल दो कि तेरे को अपॉइंट कर दिया है, एक कॉर्पोरेट डेटर को बोल दो, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर का IRP ना, वो तो कॉर्पोरेट डेटर को बोल दो, एक IRP को बोल दो, और एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोल दो, वो भी तो पार्ट है अपना। और इनकेस अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, तो अगर आप रिप्लेस कर रहे हो ना, तो COC अगर रिप्लेस कर रहा है 66% की मेजोरिटी से, अगर वो रिप्लेस कर रहा है, बोल रहा IRP नहीं चाहिए, तो भाई COC ने तो नाम सुझाया होगा ना, तो उसने एप्लीकेशन दी होगी, एक नाम होगा, उसका रिटर्न कंसेंट होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वो होगा, उसने बोर्ड को भेजेगा कि देखो आप इसको एक बार कंफर्म कर लो, बोर्ड कंफर्म कर देगा। और अगर कभी कंफर्म नहीं करा, तो समझ जाएंगे कि भैया साहब अभी सो रहे हैं, तुम IRP को ही चलने दो, IRP को ही तुमको रिप्लेस करने का है, पर बोर्ड ने कंफर्म नहीं करा उसको। और जब बोर्ड ने ही कंफर्म नहीं करा है, तो ऐसा करो कि रहने ही दो, अभी तो फिलहाल रहने ही दो, IRP तुम्हारा RP हो जाएगा। अब जब तुम्हारा RP चेंज हो रहा है, तो क्या बोलते हैं कि जब तुम्हारा RP चेंज हो रहा है, तो उसमें केस में क्या है कि COC एप्लीकेशन देगा AA को, ठीक है, वो RP को चेंज करना है ना, तो COC वही 66% की मेजोरिटी से एप्लीकेशन दे दिया AA को। अब AA को जो है उसने बोर्ड को दिया,
देखिए देख लो यार, इसको एक बार कंफर्म कर लो, बोर्ड ने कंफर्म करा तो ठीक है, कोई कंफर्म तब करेगा, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं हो, सब कुछ देखते हुए कंफर्म करेगा, 10 दिन के अंदर कंफर्म कर दिया, अगर कंफर्म करा तो अच्छी बात है, नहीं कहा तो साफ सो रहे, अभी आरपी को ही कंटिन्यू लेने दो। तो अपन ने एक तरीके से 16, 22 और 27 अपन ने देख लिया। अब बोल रहे हैं कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो CIRP कर रहा है, ठीक है, आपने तो अपॉइंट कर दिया ना आरपी को, अब आरपी जो है CIRP करेगा, ठीक है, तो वही करेगा कॉर्पोरेट डेटा के सारे ऑपरेशंस को मैनेज, कॉर्पोरेट डेटा के ऑपरेशंस को वही मैनेज करेगा, ठीक है, वो मैनेज करेगा ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। इनफैक्ट मैनेज तो तब भी करेगा जब CIRP के बाद भी मैनेज करेगा, CIRP खत्म हो गया ना, एक्सपायरी होगी CIRP की, तब भी मैनेज करेगा, ठीक है, रिजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल होने तक, टिल द रिजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल होने तक। जैसे कि CIRP जो है देखो, तो रिजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल होने तक या लिक्विडेटर के ऑर्डर आने तक, लिक्विडेटर के ऑर्डर आने तक, तो रिजोल्यूशन प्लान के अप्रूव होने तक, लिक्विडेटर के ऑर्डर आने तक आप मैनेज करोगे। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो ड्यूटीज़ वही बेस्ट करेगा जो IRP से उसको ड्यूटीज़ मिल जाएगी। तो देखो आपके पास सब नोट्स है, देखो इसको मैं 23 पर हूँ, तो IRP ने जो भी उसकी जो पावर्स और ड्यूटीज़ है, तो एज वेस्टेड ऑन IRP जो भी पावर्स और ड्यूटीज़ थी क्या थी 18 और 25 में, 18 में तो अपन ड्यूटीज़ पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, तो जो भी IRP की पावर ड्यूटीज़ थी वो आप को एक्सरसाइज हो जाएगी। इनफैक्ट IRP सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सारे बिजनेस रिकॉर्ड वो जो है वो आप को फॉरवर्ड कर देगा, ये तो अपन ने पढ़ भी चुके हैं, ये अपन 25 में पढ़ लेंगे। अब बात आती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग, तो आपने नोट बना के रखे होंगे, मैं आपको फॉलोइंग पॉइंट्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर पे बोलता हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ कि रेफरेंस के लिए है, ठीक है, आपको ऑडियो पे ही ध्यान देना है। तो देखो आप भी जो है कॉर्पोरेट डेटर को मैनेज करेगा, ऑपरेशंस को CIRP के बाद भी करेगा, अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान और लिक्विडेशन ऑर्डर के आने तक, लिक्विडेशन का अप्रूवल, लिक्विडेटर का अप्रूवल, सॉरी लिक्विडेशन ऑर्डर क्या, लिक्विडेटर का अप्रूवल, और लिक्विडेटर का अपॉइंटिंग लिक्विडेटर वो 34 में लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, ठीक है, तो लिक्विडेटर जो है वो 34 में अपॉइंट होगा। ये क्या हो गया, जो लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट है वो 34 में होगा, ठीक है, और रिजोल्यूशन अप्रूवल जो है वो 31 में होगा, अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन का। अब मीटिंग ऑफ COC की मीटिंग की हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, 24 में। तो 70 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ कि देखो COC मीटिंग की अपन ने फर्स्ट मीटिंग बात करी, अब सब्सिक्वेंट मीटिंग है, तो नोटिस तो जाएगा ना, मीटिंग का नोटिस जाएगा। देखो 5 दिन का नोटिस होता है, 5 दिन के नोटिस को 24 घंटे तक भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो 24 घंटे पहले भी आप नोटिस भेज सकते हो, 48 घंटे पहले भी भेज सकते हो, पर देखो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो 24 घंटे की जगह वो 48 घंटे के, एटलीस्ट 48 घंटे पहले भेजना, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाले तो। अब नोटिस दे के रखेंगे COC के मेंबर को, COC के मेंबर को तो दे ही रहे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, और जो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिसका मैनेजमेंट वेस्ट हो चुका है वो भी इधर आ जाते हैं, और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है। अब तुम बोलोगे ऑपरेशनल क्रेडिटर का क्या काम है, पर ठीक है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी आएंगे जिसके ड्यूज मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ डेप्ट है, तो उन ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी भेजा जाएगा, उनको अटेंड कर देंगे, पर इनको वोट का नहीं है सीन। तो ऑपरेशन क्रेडिटर देखा है जिनके ड्यूज जो है वो 10% या मोर होने चाहिए। अब कुछ कंटेंट है, तो चलो कुछ पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखने हैं कि जो वोटिंग है एज पर दी प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट होगी। कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन अभी अपन ने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी 7 दिन के अंदर फर्स्ट मीटिंग होती है, वो तो चलो ठीक है, 5 दिन का नोटिस होता है, ये सब्सिक्वेंट मीटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जो है उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग तो IRP खुद ही करा लेता है, वो 7 दिन के अंदर तो बोल के ही रखा उसने, और मीटिंग जो है वो 30, मीटिंग अगर तुमको कभी भी करवानी हो सब्सिक्वेंट की, भाई अप्रूवल करवा लो, ठीक है, मीटिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ 33% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ 33% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, ऐसा कर लो। या तो मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 33% ऑफ वोटिंग, क्योंकि अब वो मेंबर हो गए ना, COC के मेंबर है, तो कोरम बाय मेंबर रिप्रेजेंटिंग 33%, तो कोरम आ गया, ठीक है, नहीं तो कोरम बाय मेंबर रिप्रेजेंटिंग 33 मेंबर्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं आ पाए ना कोरम, तो डिसाइड करो कि कहाँ पे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है। तो कोरम नहीं आया ना, तो एडजन हो जाएगी, तो कुछ नेक्स्ट जगह है जहाँ पे आपको नेक्स्ट डेट को इसे बता के रखिए, डिसाइड करके रखिए कि कब होल्ड करना है, अगर बता के रखिए तो ठीक है, नहीं तो जो है नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट डे बोला है, उसमें ध्यान रखना, नेक्स्ट डे बोला है, ठीक है, नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम प्लेस पे हो जाता है, ठीक। तो इधर जो है वो नेक्स्ट डे बोला है, वो नेक्स्ट वीक नहीं बोला है, अगर आप समझो तो नेक्स्ट डे है, इसे नेक्स्ट वीक नहीं है। COTC की कुछ बातें याद रखने की, वेन्यू टाइम डेट, ठीक है, वेन्यू टाइम डेट क्या है, ऑप्शन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो भैया नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे के रखिए कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो। लिस्ट
जो है आपको लिस्ट है कि ये मैटर डिस्कस होंगे, ये एजेंडा है। इस एजेंडा को समझने के लिए इन्फॉर्मेशन पे आपको दे के रखे, डॉक्यूमेंट्स आपको दे के रखे टू अंडरस्टैंड मैटर्स। और जो है ई वोटिंग आप कर सकते हो, तो आपको ई वोटिंग के रिस्पेक्ट में डिटेल्स सारी दे के रखी। तो एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ई वोटिंग है, तो ये सब चीज़ों की डिटेल दे के रखी, एजेंडा क्या डिस्कस होगा सारे जो है, और ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखी। तो अब अपन जो है इसके बाद अपन लिक्विडेशन वाला पोर्शन समझेंगे, राइट।